Okay, students, today we are going to discuss the pharmacology of PPIs. Pharmacology of PPIs means proton pump inhibitors. Okay, uh, as you people already know that what is meant by proton, as you people can see in this diagram, this one, this is a proton pump. This is the proton pump that is responsible for movement of hydrogen ions into the stomach lumen and potassium ions back into the cell, and it is known as hydrogen potassium ATPase pump. Basically responsible for uh, HCl production. ठीक है कि ये क्या है एचसीएल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं इन ड्रग्स को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की। ये वो वाली ड्रग्स हैं, दोज ड्रग्स दोज आर गोइंग टू ब्लॉक द directly block the proton pump and inhibit the secretion of HCl or synthesis of HCl, right? Okay, and the name of drugs in this category are omeprazole, as we will already know these drugs. Omeprazole, uh, this one, next esomeprazole, this one, then lansoprazole, then dexlansoprazole, then pantoprazole, then rabiprazole. These are almost 5 to 6 drugs in this category. Okay. Now come towards the mechanism of action of proton pump inhibitors, or you people can say that pharmacodynamics. Okay. These drugs inhibit the proton pump that I already shown you people. This is the proton pump being blocked by these drugs. This is proton pump blocked by these drugs. Inhibit the proton pump and reduce the gastric acid secretion of HCl. Okay, so this is the mechanism of action. You people can expand a bit by yourself the mechanism of action of PPIs. क्यों? क्योंकि आप लोग उसकी डायग्राम भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, फिर आप नीचे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि these drugs inhibit the proton pump and inhibit the synthesis or production of HCl in the stomach by directly blocking the proton pump. ठीक है, अल्टीमेटली वो पीपल नो दैट कि जो एसिड सिक्रेशन है वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ बढ़ती हैं, जैसे हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ठीक है, M3 रिसेप्टर्स, उसके बाद जो है वो डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं। तो जो हमने पहले ड्रग्स जिनको कवर किया है, जिस तरह H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो हिस्टामिन के लेवल को कम करके जो है वो एसिड की प्रोडक्शन कम करती हैं। लेकिन ये वाली जो ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये डायरेक्ट प्रोटॉन पंप को के ऊपर जाके अटैच होती है, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म। उसके बाद अब आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी इज गोइंग टू डू विद दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, esomeprazole, pantoprazole and pantoprazole are available in IV and oral dosage form। इसका ये मतलब है कि ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और ये इंट्रावीनस इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, उसके अलावा इनकी ओरल सस्पेंशन भी है, ठीक है, as you people have studied in your first year pharmaceutical suspension, ओरल डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं? ओमेप्राजोल है, कौन सी है? ओमेप्राजोल, राइट, और देन इज पेंटोप्राजोल, ये ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ओके ओके, ये एसओमेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल ये आईवी और ओरल दोनों है, अभी मैंने आप लोगों को बताया आईवी एंड ओरल। लेकिन जो एसओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल है, इसके अलावा जो ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल और रविप्राजोल जो है, ये सिर्फ ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स क्या होती हैं आप लोगों को पता है? Prodrugs are those are in their parent form or pharmacologically inactive. When these drugs are administered in the biological system or physiological system, these drugs being activated by the enzymes of the body and then these drugs become pharmacologically active। तो इसका ये मतलब होता है, आप लोगों को पहले पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है प्रोड्रग का क्या मतलब होता है। मतलब कि ये पेरेंट फॉर्म में इनएक्टिव होती है, जब बॉडी में जाती है तो वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं लीवर में या जिस जगह पे भी वो जाती है, वहाँ पे एंजाइम उसको एक्टिव करते हैं, फिर वो अपनी क्या करती है, नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देती है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोड्रग्स in parent form और inactive, ठीक है। ओके, next point is acid labile। What is meant by acid labile? Acid labile means these drugs when comes into the stomach, these drugs gets destroyed by the low pH of stomach। ये क्या होता है जब ये labile मतलब होता है सेंसिटिव है, ठीक है। एक होता है एसिड labile, एक होता है एसिड रेजिस्टेंट, ठीक है। labile और सेंसिटिव एक ही मतलब होता है। तो एसिड labile का ये मतलब है कि ये जो ड्रग्स हैं ये एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्या होती हैं? एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए फिर क्या करते हैं, इन ड्रग्स को जो है ना वो कोट किया जाता है, ठीक है।
कोटेड फॉर्म में ये अवेलेबल है, जिस तरह डिलेड रिलीज डिलेड रिलीज डोजेज फॉर्म इसकी बना देते हैं, डोजेज फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रेन रिलीज बना देते हैं, स्ट्रेन रिलीज रिलीज्ड, ओके। फिर उसके अलावा इनको डिफरेंट कोट कर देते हैं, कोटेड फॉर्म। मतलब कि क्या होता है, टैबलेट बन गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी है उसके अंदर उसके एक्सिपिएंट्स भी हैं, फिर उसके ऊपर कोट कर देते हैं कि जब वो एसिड के स्टमक, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है ना, इस तरह, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस है, क्या है, हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस है, तो ये टैबलेट थी, ये इधर आएगी और ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर इसको क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको क्या कर दिया, इसके इर्द गिर्द कोट चढ़ा दिया इसके इर्द, ठीक है। तो जब अब ये यहाँ पे आएगी तो ये स्टमक की जो एसिडिक पीएच है उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। फिर ये किधर जाएगी, इंटेस्टाइन में, किधर जाएगी, इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगी, इसका जो कोट है वो ऊपर से उतर जाएगा और फिर ये जो है ना एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है, ओके। और अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो स्टमक है, क्योंकि सर इसने एक्टिविटी तो स्टमक में परफॉर्म करनी है, इसने बाइंड तो स्टमक में करना है प्रोटॉन पंप के साथ, तो ये आप कहना कि ये तो इसका ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे भी ये क्या होती है, मतलब कि उसको इंटैक्ट फॉर्म में रखने के लिए इसके ऊपर कोट कर दें ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम ना हो जाए इस ड्रग की, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और वीक बेसिस। ये जो ड्रग्स है ना, ये ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये सारे वीक बेसिस हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी सारी ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेसिस होती हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये एक अलग हमारी बहस है, ये हम बाद में कर सकते हैं, आप लोग मेरे से क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फिनामाइड का टाइम। अब ये क्या चीज़ है, हमें पता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ड्रग्स हैं कौन सी, हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये क्या है, प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब ये आती है बॉडी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टमक था, ठीक है, यहाँ से ये ड्रग आई इधर, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब होगी, आपको पता है इधर ब्लड वेसल होती हैं साथ, ठीक है। ये ड्रग आएगी इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से किधर जाएगी, यहाँ से लीवर में जाएगी, किधर जाएगी, लीवर में, किधर जाएगी, लीवर में, ठीक है। अब लीवर के अंदर ये क्या हो जाएगी जाके, एक्टिव। अभी हमने पढ़ा ना कि ये इनएक्टिव होती है, एक्टिव। तो ये जो एक्टिव फॉर्म बनती है किसकी, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, उनको हम कहते हैं सल्फिनामाइड कैटाइन। मतलब कि जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, उनमें से जो ये एक मेटाबोलाइट है किसका, इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फिनामाइड कैटाइन। और ये क्या करता है, ये बेसिकली जाके बॉन्ड बनाता है इस हमारे ये इस पंप के साथ। मतलब क्या हुआ कि ये जो पंप है इसके साथ आके ये वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये है सल्फिनामाइड कैटाइन, ये सल्फिनामाइड कैटाइन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, दिस सल्फिनामाइड कैटाइन इज गोइंग टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद दिस प्रोटॉन पंप एंड इनहिबिट इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इस तरह ये होता है। तो ये सल्फिनामाइड कैटाइन क्या है, ये एक मेटाबोलाइट है, और वी कैन से दैट दिस इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आवर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये बनाता है कोवलेंट सल्फाइड बॉन्ड बॉन्ड विद विद प्रोटॉन प्रोटॉन पंप, राइट। ये सल्फिनामाइड कैटाइन है, शुड बी एडमिनिस्ट्रेड। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन द एम्प्टी स्टमक। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको खुराक वगैरह के साथ या फूड के साथ खाएं, इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स विद फूड और विद आवर डेली फूड कंजम्पशन, ठीक है, उसके साथ अगर हम लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो ड्रग्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये फूड के साथ चिलेट्स वगैरह भी बना सकती हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इन ड्रग्स ने क्या करना है, प्रोटॉन पंप के साथ जाकर अटैच होना है, ठीक है। तो अगर आप इसको खाने के बाद लेंगे, तो जब आप लोग खाना खाएंगे तो स्टमक में एसिड तो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप खाना खाते हो तो एसिड रिलीज होता है, तो वो तो अल्सर अगर हुआ होगा वो सारे काम तो हो जाएंगे, वो सारे काम तो हो जाएंगे, मतलब कि एसिड की सिक्रेशन तो बढ़ जाएगी। तो जब आप खाना खाने से या खाने के साथ नहीं, खाने के बगैर लेंगे, तो फिर इन ड्रग्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये एचसीएल की प्रोडक्शन होने से पहले ये इस पंप को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें अच्छा फायदा मिलेगा। जो नॉर्मली जो थोड़ा सा एसिड रिलीज होता भी है तो उसको भी ये काम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, वो कहता है कि 1 आवर बिफोर मील इनको यूज़ करना चाहिए। उसकी रीज़न अभी मैंने आप लोगों को बताई है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग बाद में यूज़ करोगे तो ऐसे तो रिलीज हो जाएगा, वो सारी एक्टिविटी तो हो जाएगी, तो आपको फायदा क्या होगा ड्रग लेने का। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, मील से आधा घंटा या घंटा क्या करते हैं, प्रायर यूज़ करते हैं पहले। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रायर टू टेक मील, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो ड्रग्स है ना, ये प्रोटॉन पंप के साथ एक बार अटैच होती हैं, ठीक है, और फिर ये बिल्कुल भी कभी भी डिटैच नहीं होती, फिर नया प्रोटॉन पंप बनता है। ठीक है, इसका ये मतलब है इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है कि एक बार अटैच हो गए ड्रग्स, वो प्रोटॉन पंप फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, देन न्यू हाइड्रोजन पोटेशियम एडीपीएस विल बी फॉर्म टू परफॉर्म नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। और उसके अलावा क्या होता है, वो कहते हैं तकरीबन 18 आवर्स लगते हैं न्यू प्रोटॉन पंप को बनने के लिए। तो इसका मतलब है कि इन ड्रग्स का इफेक्ट जो है ना, वो तकरीबन 20 से या 18 से 20 21 22 घंटों का राउंड अबाउट रहता है। Means that the effect of these drugs remains almost or approximately 18 to 20 hours because new production pump takes 18 hours to form। ठीक है, तो ये क्या होगा, 18 घंटे तक इन ड्रग्स के इफेक्ट रहते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ये हिपैटिक या रेनल या फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होती है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द clinical uses of proton pump inhibitors. First one is gastroesophageal reflux disease, as you people already know it. The second point is acid induced ulcer, right? H. pylori induced ulcer, dyspepsia, and stress induced gastritis. Gastritis means bleeding of GIT. Bleeding of GIT. Okay. So these are the clinical uses of proton pump inhibitors, and the side effect of proton pump inhibitor will be discussed in the next lecture. Okay. The lecture is okay, students. In the previous lecture, we left here uh, the side effects of proton pump inhibitors, right? So there are different side effects of proton pump inhibitors. First, we will discuss the general side effects. The general side effects of proton pump inhibitors, and those might be diarrhea, headache, and abdominal pain. And these side effects only happens in 1 to 5% ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये सिर्फ 1 से 5% लोगों में हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नो कम टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। ठीक है, नो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देयर माइट बी टू टाइप ऑफ इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, फर्स्ट उसमें ये हो सकता है कि गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्या? ये जीआईटी इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब देखो, जीआईटी इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब गौर से सुनो मेरी बात। आपको पता है इन आवर स्टमक देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल, एंड दिस एचसीएल इज बेसिकली गोइंग टू डैम्पन द ग्रोथ ऑफ और कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, कि जो भी बैक्टीरिया हम कोई इंजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है हम खुराक खाते हैं तो हमारे उस खुराक के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, उस एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर मर जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब उस एचसीएल के प्रोडक्शन को काम किया हुआ है हमने ड्रग्स के जरिए, और वो ड्रग्स डिफरेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, अच्छा। तो जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी एसिड की प्रोडक्शन कम होने की वजह से अब जो बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिकली आपकी बॉडी में एंटर होता है, आपकी जीआईटी में एंटर होता है, वो वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन। और जीआईटी या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी, कि वो वहाँ से वो बैक्टीरिया वहाँ से बाईपास करके तो किधर चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से फिर किधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें वो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, right? And this bacteria, and along with other bacteria, can cause hospital and community acquired infection, right? तो ये इस तरह जो है ना ये इन्फेक्शन हमें हो सकती है। द रीजन इज द ओनली डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसीएल। ठीक है, जो कि एसीएल हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है उसकी कम होने, क्योंकि नॉर्मली वो क्या कर रहा होता है, एज एंटी बैक्टीरियल काम कर रहा होता है नॉर्मली। तो जब वो हम कम कर देते हैं तो एसीएल की प्रोडक्शन चूंकि अब कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वो वहाँ पे जाकर जेडी का भी इन्फेक्शन कर सकते हैं और किसका इन्फेक्शन कर सकते हैं,
रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर अदर बैक्टीरिया एज वेल, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको क्या किया, मेंशन किया है, जिसमें इसके अलावा साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, शाजीला है, रेस्ट एंड मैनी मोर। ठीक है, जिसमें डिफरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें ठीक है निमोनिया हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये है इन्फेक्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से, राइट। ओके, अब इसमें आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ सकता है, सर वी हैव स्टडीड डिफरेंट क्लासेस ऑफ anti-ulcer drugs, like for example antacids or H2 receptor blockers. Why these drugs are not going to cause infection? तो इसका आंसर ये है कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उनका पावरफुल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं। बट इन केस ऑफ H2 receptor antagonist and local antacids, there are chances, there is small production or there is a bit production of HCl there, ठीक है, जिसकी वजह से उन ड्रग्स के ये वाले साइड इफेक्ट्स या इन्फेक्शन वाला साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। नो कम टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन, क्या मतलब? अच्छा, गौर से सुनो मेरी बात, लिसन एंड रिमेंबर। न्यूट्रिशन किस तरह डिस्टर्ब होती है आपकी बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स? तो सुनो जरा। अच्छा, ये आपका स्टमक है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इस स्टमक के अंदर ना एक फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर, मैंने आप लोगों को बताया वो फर्स्ट ईयर में। उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट, IF। और ये है क्या? इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? दिस ग्लाइकोप्रोटीन is liberated is liberated liberated in acidic environment, in acidic environment, ओके। ये क्या होता है? ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? रिलीज होता है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या करता है? ये आप जो लेते हैं ना विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है, आप खाते हैं विटामिन B12, ठीक है, वो विटामिन B12 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। और फिर मैं कहता हूँ कि दिस इज विटामिन B12, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और फिर ये स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर दिस विटामिन B12 विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ पहले, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट की मौजूदगी में लिबरेट होता है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट ना हो तो इंट्रिंसिक फैक्टर लिबरेट फैक्टर लिबरेट नहीं होगा तो वो विटामिन B12 के साथ अटैच नहीं होगा। जब विटामिन B12 के साथ अटैच नहीं होगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? विटामिन B12 की। और आपको पता है कि दिस विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RBCs प्रोडक्शन, ठीक है, और अदर और भी वे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया, एंड इट इज़ वेरी रेयर केस। ठीक है, तो ये एक साइड इफेक्ट है इसका, इनका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसके अलावा जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, किसका? एसिडिक इन्वायरमेंट, स्टमक, that also causes the release of calcium, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे जो आयंस है ना ये भी एसिडिक इन्वायरमेंट में अपने फूड कम्प्लेक्स से अलग होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम फूड कॉम्प्लेक्स इन एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए अब चूंकि एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी लिबरेट नहीं होंगे, जिससे आपको क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑस्टियोप्रोसिस। क्या हो सकता है? ऑस्टियोप्रोसिस, राइट। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या होगा? योर बोन्स विल बी weakened एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम यू माइट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीसीमिया। क्या? हाइपोमैग्नीसीमिया, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, राइट।